यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। एक भयानक रूप से शांत जंगल में एक पूरी तरह से पिचकाली छाया अचानक एक बड़े पेड़ के भीतर से बाहर निकली। काली आकृति धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ी, फिर वह नीचे बैठ गई और जमीन पर पत्तों को छूने के लिए हल्के से एक हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर बाद काली आकृति ने माथे पर बल डाला और कहा, आरव की आभा यहाँ से क्यों गायब हो गई है? क्या वह जमीन के माध्यम से यात्रा कर सकता है? काली आकृति ने अभी अपनी बात समाप्त ही की थी कि उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसका आकृति हिल गया और वह मौके पर ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और 10 मीटर दूर प्रकट हुआ। हालांकि जब वह 10 मीटर दूर प्रकट हुआ तो उसकी गर्दन पर एक हल्के रक्तलाल निशान दिखाई दिया। पत्तों से घने ढके एक पेड़ पर आरव ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया जब उसने देखा कि अदृश्य तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक का संयोजन विफल हो गया था, और फिर वह एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका और दूरी की ओर भागा। इतनी करीबी दूरी पर काली आकृति अभी भी उसके अचानक हमले से बचने में सक्षम थी, और यह स्पष्ट रूप से दिखाता था कि उस राजास्तर के हत्यारे की ताकत कितनी भयानक थी। किसी भी मामले में वह इस समय ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा उस हत्यारे के 2 और साथी थे, इसलिए वह पीछे हटने में बिल्कुल भी नहीं झिझका। वह डार्क बिस्ट की सेना को बुलाना और हत्यारे को घेरना चाहता था। हालांकि जब उसने उस अजीब मूवमेंट तकनीक के बारे में सोचा जो हत्यारे के पास थी, तो उसने इस विचार को त्याग दिया था। छोटे साथी के बिना डार्क बिस्ट सेना पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि अगर हत्यारा भागने के लिए दृढ़ था तो डार्क बिस्ट सेना और आरव दोनों ही बेबस होकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। आरव को अपने दृष्टि क्षेत्र से गायब होते देखकर काली आकृति ने उसका पीछा नहीं किया। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी गर्दन पर रक्तलाल निशान को रगड़ा, और उसकी आंखों में गंभीरता का एक संकेत चमका। ठीक इसी क्षण 2 काली आकृतियां जो समान रूप से काले कपड़े में ढकी हुई थीं, उसके बाईं और दाईं ओर प्रकट हुईं। जब उन्होंने उसकी गर्दन पर रक्तलाल निशान देखा तो दाईं ओर की काली आकृति ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कायांश, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में पहले दिव्य स्तर के साधक से घायल हो जाओगे। क्या शर्म की बात है। दूसरे काली आकृति ने दाईं ओर की काली आकृति को देखा जिसने कायांश का मजाक उड़ाया था और कहा, रजनीधर, यह हमारे बीच लड़ने का समय नहीं है। भले ही उच्च अधिकारियों ने हम तीनों को पहले दिव्य स्तर के साधक की हत्या के लिए भेजा है और हम सभी इस निर्णय से नाखुश हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर हम सफल होते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर हम असफल होते हैं तो हम लीग में शायद अपना सिर ऊपर नहीं उठा पाएंगे। असफल रजनीधर के होठों पर तिरस्कार का एक संकेत दिखाई दिया और उसने कहा, पहले दिव्य स्तर के साधक की हत्या विफल हो जाएगी। लेकिन रजनीधर, तुम आरव को बहुत अधिक महत्व दे रहे हो। अगर वह आरोहण रैंकिंग्स में पहला है और उसके पास तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार दोनों हैं तो क्या हुआ? यह मेरे सामने सब बेकार है। आप दोनों को उसका पीछा करना जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसकी आकृति चमकी और मौके पर ही गायब हो गई। रजनीधर को जाते हुए देखकर धीराक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने कायांश की ओर देखा और कहा, वास्तव में क्या हुआ? उसने तुम्हें कैसे घायल कर दिया? कायांश हंसा और कहा, धीराक्ष, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों से रक्त हत्यारों के बीच तुम्हारी सफलता दर सबसे अधिक रही है। मैं अतीत में इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, क्योंकि तुम्हारे, रजनीधर, और मेरे पास जो ताकत है वह लगभग बराबर है।
हालांकि तुम लगभग कभी असफल नहीं हुए हो, जबकि रजनीधर और मैं ऐसी उपलब्धि हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। अब मुझे थोड़ा समझ में आया। यह तुम्हारे रवैया के कारण है। तुम पहले दिव्य स्तर के साधक का सामना करते हुए भी इतने सतर्क हो सकते हो, और यह बिल्कुल यही रवैया है जिसमें रजनीधर और मैं हीन हैं। धीराक्ष ने उदासीनता से कहा, वह कोई साधारण पहले दिव्य स्तर का साधक नहीं है। उसके पास चौथे स्तर का तलवार इंटेंट प्रबुद्ध तलवार और एक शारीरिक शरीर है जो एक राजा स्तर के डार्क बिस्ट के बराबर है। इसके अलावा वह एक दिव्य कलाकृति का भी उपयोग करने में सक्षम है। मैं ऐसी ताकत को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। उसे वास्तव में कम नहीं आंका जाना चाहिए। कायांश ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, इससे पहले मैं लगभग नाश हो गया था क्योंकि मैंने उसे कम आंका था। आरोहण रैंकिंग्स में पहले के रूप में अपेक्षित, दक्षिणी क्षेत्र के भविष्य के तलवार सम्राट के रूप में अपेक्षित। धीराक्ष ने अचानक पूछा, उसने तुम्हें कैसे घायल किया? कायांश रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, फिर एक शब्द भी नहीं बोला इससे पहले कि उसकी आकृति चमकी और मौके पर ही गायब हो गई। धीराक्ष की आंखों में उदासी का एक संकेत चमका जब उसने कायांश को जाते देखा, और फिर वह ठंडी हंसी हंसा इससे पहले कि वह भी मौके पर ही गायब हो गया। आरव की आकृति पेड़ों के असीम सागर के माध्यम से लगातार चमक रही थी। वह स्वाभाविक रूप से केवल भाग नहीं रहा था। इन हत्यारों का सामना करते हुए उसे उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोजना था। अन्यथा इन हत्यारों के पास मौजूद चौंकाने वाली मूवमेंट तकनीक और विभिन्न हत्या तकनीकों के साथ तो उन्हें मारना तो दूर की बात है, उसके लिए जीवित रहना भी एक समस्या होगी। अचानक आरव रुक गया। उसने चारों ओर देखा इससे पहले कि उसने हल्के से सिर हिलाया। जिस स्थान पर वह खड़ा था वह एक ऐसा स्थान था जिसका उपयोग अचानक हमला करने के लिए किया जा सकता था, क्योंकि वह घने घास से घिरा हुआ था और घास 3 मीटर से अधिक ऊंची थी। इसलिए एक व्यक्ति को तो छोड़ ही दीजिए, 10 लोगों को भी घास के बीच छिपा होने पर ध्यान देना असंभव होगा। मौके पर एक पल के लिए गहराई से सोचने के बाद आरव ने अपनी हथेली को पलटा और तलवार संदूक उसकी हथेली पर प्रकट हुआ। उसके दिल में एक आदेश के साथ 36 तलवारें प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो तलवार संदूक के भीतर से निकलीं और घास के बीच प्रवेश कर गईं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आरव ने अपनी उंगली को झटका दिया और फिर एक तलवार उसके सामने तैर गई। इसके अलावा करिश्मा ने उसे दूसरे दिन जो हाई रैंक तकनीक तंत्र दिया था वह इस तलवार के साथ प्रकट हुआ था। उसके दिल में एक आदेश के साथ तलवार तकनीक तंत्र को साथ लेकर उसके ऊपर के घने पत्तों में उड़ गई। यह सब करने के बाद आरव घास में चमका और फिर उसने अपनी आभा को छुपा दिया और पूरी तरह से शांत हो गया। विनाश संघ के कुलीन हत्यारों में से एक राजा स्तर के हत्यारे का सामना करते हुए वह लापरवाह होने या अपने विरोधियों को थोड़ा सा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। नहीं कर रहा था, इसलिए इन हत्यारों में से एक को मारने के लिए उसने अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया था। बेशक अगर उनमें से 2 या 3 एक साथ दिखाई दिए तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर भाग जाएगा। उसके पास मौजूद स्ट्राइडर तंत्र के साथ उनकी मूवमेंट तकनीकें कितनी भी चौंकाने वाली क्यों न हो, फिर भी उनके लिए उसे पकड़ना काफी मुश्किल होगा। 2 घंटे बीत जाने के बाद कोई भी प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए आरव ने अपनी आभा को पूरी तरह से रोके हुए और अपनी आंखें थोड़ी बंद करके एक मूर्ति की मुद्रा बनाए रखी। अगले ही पल में 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए।
हालांकि एक भी व्यक्ति यहाँ प्रकट नहीं हुआ था। बिल्कुल इसी तरह एक पूरा दिन बीत गया था। आरव ने घास के बीच से अपनी आंखें खोलीं और उसने घास के बीच के अंतराल से चारों ओर देखा। उसने ध्यान दिया कि चारों ओर भयानक शांति थी और पूरी तरह से शांत था। आरव ने माथे पर बल डाला लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिला, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह जितना शांत था, स्थिति उतनी ही अनियमित थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक और दिन बीत गया था। आरव घास के बीच निवास करते हुए थोड़ा अधीर था। हालांकि वह अभी भी नहीं हिला। इस समय वह बहुत हैरान था, क्योंकि उसने पूरे रास्ते में अपनी आभा को नहीं छिपाया था। इसके अलावा इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर कुछ निशान भी छोड़े थे। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें अब तक पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन 2 दिनों से किसी के भी आने का कोई संकेत क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन हत्यारों ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया हो, या वे पहले से ही यहाँ हैं और वे मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे मैं उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव के होठों के कोने थोड़े से मुड़ गए और एक अजीब मुस्कान बन गई। उसके दिल में एक आदेश के साथ एक तलवार जो आरव से लगभग 15 मीटर दूर एक चट्टान के सामने छिपी हुई थी, अचानक हल्के से हिली और घास के कुछ ब्लेडों को काट दिया। ठीक इसी क्षण एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक काली छाया अचानक एक विशाल पेड़ के भीतर से उभरी और काली आकृति अत्यधिक तेज गति से तलवार के स्थान की ओर गोली की तरह चली गई। छाया में आरव इस दृश्य को देखकर खुश हुआ और फिर उसकी आंखों में क्रूरता का एक संकेत चमका। उसके दिल में एक आदेश के साथ 36 तलवारें हवा में उड़ गईं और तुरंत काली आकृति को घेर लिया, और फिर वे 36 प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो विस्फोटक रूप से काली आकृति की ओर गोली की तरह चली गईं। आरव इस बार पीछे नहीं हटा था और उसके चौथे स्तर का तलवार इंटेंट आकाश और पृथ्वी को ढक रहा था, क्योंकि यह काली आकृति की ओर गिर रहा था। उसी समय उसने तेजी से अपना दायां पैर जमीन पर मारा और वह तोप के गोले की तरह विस्फोटक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रतिक्रिया बल पर निर्भर रहा। रजनीधर का भाव हिंसक रूप से बदल गया जब उसने इस दृश्य को देखा। इस क्षण वह स्वाभाविक रूप से जागरूक था कि वह एक जाल में फंस गया है। बेशक यह वह कारण नहीं था जिससे उसका भाव बदल गया था, और यह इसके बजाय 36 तलवारों के पास मौजूद गति और शक्ति के कारण था। तलवारों की गति इतनी तेज थी कि वह उनसे बच नहीं सकता था। इसके अलावा यहाँ तक कि उसे भी तलवारों के भीतर समाहित भयानक बल से डरने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जो आरव के चौथे स्तर के तलवार इंटेंट द्वारा बढ़ाया गया था। जब वह पहली बार यहाँ पहुंचा था तो एक हत्यारे के रूप में काम करने के कई वर्षों के माध्यम से उसने जो अनुभव जमा किया था, उसने उसे बताया था कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यह बहुत शांत था। जब उसने कायांश की गर्दन पर रक्तलाल निशान को याद किया तो उसने अंत में सतर्क रहने का फैसला किया था और वह आरव को खोजने के लिए इधर-उधर नहीं हिला। हालांकि इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद यहाँ तक कि वह भी थोड़ा अधीर था, और ठीक जब वह एक कदम उठाने वाला था तो उसने अचानक किनारे पर घास से हलचल देखी। जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसके मन में पहला विचार यह था कि आरव दृढ़ रहने में असमर्थ था। आखिरकार आरव एक हत्यारा नहीं था, तो आरव उसके पास मौजूद धैर्य कैसे रख सकता था? इस प्रकार उसने एक कदम उठाने में संकोच नहीं किया था और फिर उस पर त्रासदी आ पड़ी। उसके पास सोचने का समय भी नहीं था इससे पहले कि उसने अपनी कलाई को घुमाया और उसके हाथ में कटार ने एक ठंडी चमक उत्सर्जित की, क्योंकि यह आरव की ओर चली गई जो उसकी ओर चार्ज कर रहा था। दूसरी ओर उसने अपने दोनों पैरों से जमीन को मारा और हवा में ऊपर उठा।
ऐसा नहीं था कि वह उन 36 तलवारों द्वारा समाहित शक्ति के साथ आमने सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था, और यह इसके बजाय इसलिए था क्योंकि कोई कारण नहीं था। विफलता पर तुरंत भागना। एक स्मार्ट हत्यारा लक्ष्य के साथ आमने सामने नहीं जाएगा। आरव के होठों के कोनों में एक ठंडी मुस्कान समा गई जब उसने काली आकृति को ऊपर की ओर चकमा देते हुए देखा। उसके दिल में एक आदेश के साथ जो तलवार ऊपर छिपी हुई थी वह तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो सीधे नीचे की ओर चली गई। इसके अलावा हाई रैंक तकनीक तंत्र तलवार के साथ नीचे उतर रहा था। हवा के बीच में तकनीक तंत्र हवा के बीच में फैल गया और फिर यह तुरंत हवा की अर्धचंद्र आकार की ब्लेड में बदल गया। ब्लेड दिखाई देने के बाद चारों ओर 10 मीटर से अधिक के क्षेत्र में बड़े पेड़ तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बदल गए थे, जबकि नीचे घास के ब्लेड तुरंत बिट्स में बदल गए थे। रजनीधर की आंखें भय से भर गईं जब उसने हवा की ब्लेड को अचानक नीचे उतरते देखा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि आरव के पास वास्तव में एक हाई रैंक तकनीक तंत्र है या आरव इसका उपयोग इस तरह से करेगा। इसने उसे अब बचने में असमर्थ बना दिया था, भले ही वह चाहता था। हवा की ब्लेड उसके ऊपर थी जबकि तलवार गठन जिसने भयानक शक्ति को जन्म दिया था उसे घेर लिया था। रजनीधर भयभीत था। सौभाग्य से वह अपना दिमाग खोने की हद तक भयभीत नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली जबकि उसकी आंखों में एक दृढ़ भाव चमका। उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा उमड़ उठी और उसने जबरदस्ती अपने हाथ में कटार को हवा की ब्लेड पर दाग दिया। बूम! हवा की ब्लेड रजनीधर से टकराई और फिर रजनीधर तुरंत हवा के बीच से तेजी से गिर गया। आरव इस दृश्य को देखकर खुश हुआ। ठीक जब वह अंतिम वार करने वाला था तो एक कटार अचानक उसकी गर्दन पर दिखाई दी और फिर आरव के पूरे शरीर पर बाल तुरंत खड़े हो गए। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्लैंग! कटार आरव की गर्दन के पास से गुजरी। हालांकि ऐसा लगा जैसे कटार ने किसी कठोर धातु से टकराई हो और उससे धातु के टकराने की तेज आवाज आई। जिस धीराक्ष ने कटार पकड़ रखी थी वह स्तब्ध रह गया। जाहिर है उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि आरव का शारीरिक बल वास्तव में इतना भयानक होगा। जल्द ही वह अपने सदमे से उबरा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसी जगह से रहस्यमय तरीके से गायब होने में संकोच नहीं किया। अगले ही पल वह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर प्रकट हुआ। आरव के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव था क्योंकि उसने काले आकृति को अपने देखने के क्षेत्र से गायब होते हुए देखा। अगर पहले उसके शारीरिक बल में इतनी ताकत नहीं होती तो वह अब तक एक सिरविहीन लाश बन गया होता। हो सकता है कि इन राजास्तर के हत्यारों की युद्ध क्षमता इतनी भयानक न हो। हालांकि उन्हें हत्या की तकनीकों में उनकी क्षमता से डरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, ठीक उसी पल की तरह जिसे उस हत्यारे ने अभी चुना था। वह पल ठीक वही पल था जब आरव ने अपनी चौकसी कम कर दी थी और सबसे आराम की स्थिति में था। फिर भी यह ठीक यही सूक्ष्म क्षण था जिसे उस हत्यारे ने सटीक रूप से पकड़ लिया था। आरव ने गहरी सांस ली और गंभीर हो गया। वर्तमान में हत्यारे इस बात से अवगत थे कि उसका शारीरिक बल जबरदस्त है, इसलिए अगली बार जब वे हमला करेंगे तो वे निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा देंगे। बेशक वह उनसे डरा नहीं था, वह बस वास्तव में नहीं चाहता था कि पहले जो हुआ वह खुद को दोहराए और उस पर हमला हो। फिर भी उसके पास दुश्मन को जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प न हो। ऐसा एहसास वास्तव में अत्यंत दुखद था। आरव ने अपना सिर हिलाया और फिर वह धीरे धीरे रजनीधर की ओर चला गया, जिसे 36 तलवारों से इतना गोदा गया था कि वह एक साही जैसा लग रहा था। जब आरव ने रजनीधर के शव को देखा तो उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया
और 36 तलवारें तुरंत तलवार संदूक में वापस उड़ गईं। उसके बाद आरव ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और रजनीधर की तर्जनी पर मौजूद अनंतकोश अंगूठी उसकी हथेली में उड़ गई। अनंतकोश अंगूठी की सामग्री पर एक नजर डालने के बाद आरव ने सिर हिलाया और फिर उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखी। 1000 से ज्यादा ऊर्जा पत्थरों के अलावा अनंतकोश अंगूठी के अंदर और कुछ नहीं था। क्या ये सभी हत्यारे इतने गरीब हैं? आरव ने रजनीधर के शव पर तिरस्कार की दृष्टि डाली और फिर उसका इरादा जाने का था। हालांकि ठीक इसी क्षण उसकी नजर अनजाने में रजनीधर की कमर पर पड़े एक लाल लोहे के टोकन पर पड़ी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद आरव ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और लाल लोहे का टोकन उसकी हथेली में उड़ गया। जब उसने टोकन पर अपना ध्यान केंद्रित किया तो उसने देखा कि टोकन के सामने की तरफ एक लाल रंग का चरित्र रक्त उकेरा हुआ था जो खून का प्रतिनिधित्व करता था। एक पल के लिए विचार करने के बाद आरव ने लगभग अनुमान लगा लिया था कि यह क्या था। यह शायद विनाश संघ में पहचान का एक रूप था। आरव एक पल के लिए हिचकिचाया इससे पहले कि उसने लोहे के टोकन को अपनी अनंतकोश अंगूठी में रख लिया, क्योंकि उसे लगा कि भविष्य में इसका कोई उपयोग हो सकता है। यह सब करने के बाद आरव अब यहाँ नहीं रुका और वह महापर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर भागा। लगभग 15 मिनट बाद धीराक्ष अचानक वहां प्रकट हुआ जहां आरव अभी खड़ा था। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर आरव गया था, इससे पहले कि उसने रजनीधर के शव पर नजर डाली, और उसकी आंखों में अत्यंत गंभीर अभिव्यक्ति थी। इससे पहले वह पहले ही यहां आ चुका था जब रजनीधर का आरव से टकराव हुआ था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया था क्योंकि वह सबसे अच्छे अवसर का इंतजार कर रहा था। अंत में उसे अपनी इच्छानुसार सबसे अच्छा अवसर मिल गया। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव का शारीरिक बल वास्तव में इतना भयानक होगा, और यह लोहे से भी ज्यादा कठोर था। ठीक इसी क्षण कायांश अचानक धीराक्ष के बगल में प्रकट हुआ। उसने रजनीधर के शव पर नजर डाली इससे पहले कि वह भौहें चढ़ाता, और फिर उसने धीराक्ष की ओर देखा और कहा, क्या तुम उससे लड़े? धीराक्ष ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही थे। आरव वास्तव में आरोहण रैंकिंग्स में पहले स्थान के लायक है। उसकी ताकत साधारण राजास्तर के विशेषज्ञ से पूरी तरह से कम नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि वह लापरवाह था और उसने आरव को कम आंका था, आरव की अपनी ताकत ही रजनीधर की मौत का मुख्य कारण थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उच्च अधिकारियों ने हम तीनों को इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए भेजा। उसकी ताकत जबरदस्त है। कायांश हंसा और कहा, यह बहुत अच्छा है। मुझे इतने सालों से ऐसा कोई दिलचस्प लक्ष्य नहीं मिला है। क्या तुम जानते हो, जिस क्षण उसने मुझे उस दिन घायल किया था, उत्तेजना का वह एहसास मुझे एक बार फिर वापस आ गया। उच्च अधिकारियों ने वादा किया था कि अगर हम उसे मारने में सक्षम हुए तो हम अग्रिम में धरती हत्यारे बन पाएंगे। लेकिन अब भले ही उच्च अधिकारी उसे मारने की योजना छोड़ दें, मैं फिर भी उसे मारने की योजना नहीं छोड़ूंगा। धीराक्ष ने उदासीनता से कायांश की ओर देखा और फिर उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम इस हत्या से मिलने वाली उत्तेजना से पूरी तरह से संतुष्ट होगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, धीराक्ष की आकृति हिली और उसी जगह पर गायब हो गई। कायांश ठंडी आ भरी और फिर वह यहाँ और नहीं रुका। उसकी आकृति दूर की ओर भाग गई। आरव ग्रे भेड़िया पर सवार होकर एक मैदान से तेजी से गुजर रहा था। पूरे रास्ते वह हर समय उच्च स्तर की सतर्कता बनाए हुए था। हालांकि वह थोड़ा उदास था क्योंकि पिछले 2 दिनों से बाकी 2 हत्यारे फिर से प्रकट नहीं हुए थे। हालांकि आरव को यकीन था कि वे बहुत करीब थे और शायद वे कहीं से उस पर नजर रख रहे थे, जबकि एक घातक हमला शुरू करने के लिए एक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे।
ठीक इसी वजह से उसने पिछले 2 दिनों से उनके लिए कोई और जाल नहीं बिछाया था। अब पहली चीज जो उसे करनी थी वह उन्हें मारने की कोशिश करना नहीं था, बल्कि उनसे भागना और अंधेरे में घुलमिल जाना था, क्योंकि केवल इसी तरह से उसे उन्हें मारने का अवसर मिलेगा। अन्यथा उनके पास मौजूद अजीब चाल तकनीक के साथ यह बेकार होगा, भले ही वह उसके पास मौजूद सभी राजास्तर डार्क बिस्ट को बुला ले। दूसरी ओर अगर वह उनसे भागना चाहता था और अंधेरे में घुलमिल जाना चाहता था तो उसके पास ग्रे भेड़िया को बुलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ग्रे भेड़िया को अपने यात्रा के साधन के रूप में उपयोग करते हुए आरव 2 और दिनों तक ग्रे भेड़िया पर सवार रहा, इससे पहले कि उसका जवाबी हमला शुरू करने का इरादा था। हालांकि ठीक इसी क्षण लड़ाई की आवाज अचानक दूर से गूंज उठी और इससे आरव भौहें चढ़ा गया। आरव ने तुरंत घात लगाने की अपनी योजना को छोड़ने का फैसला किया और फिर उसने ग्रे भेड़िया को वापस सूक्ष्म भंवर में रख दिया, इससे पहले कि वह आगे भागा। चूंकि लड़ाई की आवाजें थीं, तो उन 2 हत्यारों पर घात लगाना निश्चित रूप से असंभव होगा, क्योंकि हत्यारे लड़ाई की आवाज सुनकर निश्चित रूप से एहतियात बरतेंगे। हालांकि आरव अभी भी थोड़ा परेशान था, क्योंकि यह जगह महापर्वत श्रृंखला की गहराई नहीं थी, यह महापर्वत श्रृंखला के भीतरी क्षेत्र की सीमा पर थी। जिस कारण से वह यहां पहुंच पाया था वह यह था कि ग्रे भेड़िया ने रास्ता दिखाया था और इस जगह को डार्क बिस्ट का माना जा सकता था। अगर इंसान यहां डार्क बिस्ट पर हमला करते हैं तो यह मौत को न्योता देने से अलग नहीं होगा। एक पहाड़ी पर 2 महिलाएं अपने हाथों में तलवारें लिए पीठ से पीठ खड़ी थीं, जबकि 20 राजास्तर अग्निगर्जन शेर और अन्य अग्निगर्जन शेरों के शव जमीन को ढक रहे थे। जब आरव यहां पहुंचा और उसने जमीन को ढकने वाले शवों को देखा तो वह तुरंत हैरान रह गया। वह इन अग्निगर्जन शेरों के पास मौजूद ताकत से स्पष्ट रूप से अवगत था, फिर भी ये 2 महिलाएं वास्तव में इतने सारे को नष्ट करने में सक्षम थीं। आखिरकार ये दोनों महिलाएं सिर्फ राजास्तर के पहले स्तर पर थीं। आरव ने उन्हें ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वे दोनों लगभग 20 साल की उम्र की थीं और सुंदर थीं। खासकर बाईं ओर की महिला, उसके पास पतली और गोरी टांगों की एक जोड़ी थी, एक ऐसा आकार जो न तो पतला था और न ही मोटा, और जबकि उसकी उपस्थिति को अद्वितीय नहीं माना जा सकता था, इसमें अपना आकर्षण था। खासकर जब वह उन डार्क बिस्ट से घिरी हुई थी तो उसके चेहरे पर लटकी हल्की मुस्कान ने उसमें थोड़ा और आकर्षण जोड़ दिया था। दूसरी ओर दाईं ओर की महिला थोड़ी गोलमटोल थी। उसका चेहरा गोल था, फिर भी उसकी सुंदरता को प्रभावित नहीं किया था। खासकर उसके पास मौजूद बड़ी आंखों की जोड़ी, वे इतने चमकीले और सुंदर थे कि उन्हें भूला नहीं जा सकता था। किसी भी मामले में आरव की राय में यह महिला पहली महिला थी जिसे उसने देखा था जिसके पास ऐसा आकार था, फिर भी वह सुंदर थी। हालांकि महिला की अभिव्यक्ति बाईं ओर की महिला के चेहरे पर लटकी हल्की मुस्कान के ठीक विपरीत थी। इस क्षण उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, जबकि उसकी चमकीली और सुंदर आंखें समय समय पर चिंता की एक झलक दिखाती थीं। हमें क्या करना चाहिए? जैसे जैसे हम उन्हें मार रहे हैं, इस शेर के झुंड के ज्यादा से ज्यादा सदस्य आ रहे हैं। हम उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ हैं। एक बार जब हमारे शरीर के अंदर की गूढ़ ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो यह शापित जगह हमारी कब्र बन जाएगी। मैं मरना नहीं चाहती, नहीं मैं इन जानवरों का भोजन बनना चाहती हूँ, थोड़ी गोलमटोल महिला ने थोड़ी घबराहट के साथ बात की। विवेक नाम की महिला मुस्कुराई और कहा, चिंता मत करो यामिनी, यहाँ बड़ी बहन के साथ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही कितने भी अग्निगर्जन शेर हों। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने पैर के अंगूठे की नोक से जमीन को थपथपाया और फिर उसकी आकृति आगे बढ़ी। जब वह 3 मीटर आगे बढ़ चुकी थी
तो उसने अचानक एक बार फिर जमीन को हल्के से थपथपाया और फिर उसकी आकृति उसी जगह पर घूम गई। साथ ही उसके हाथ में मौजूद तलवार अत्यंत स्वाभाविक तरीके से बाहर निकल गई। एक ही पल में तलवार की एक बर्फ जैसी सफेद लड़ी एक चांद का रूप ले लिया, क्योंकि वह 6 राजास्तर अग्निगर्जन शेर की ओर तेजी से बढ़ी जो उसके सामने खड़े थे। क्योंकि वे बहुत विशाल थे, वे पूरी तरह से इस तलवार से बचने में असमर्थ थे और तलवार उनसे टकरा गई। उसके बाद फुसफुसाहट की आवाजें निकलीं, क्योंकि 6 राजास्तर डार्कबिस्ट आरव की हैरान नजर के तहत तुरंत 12 टुकड़ों में बदल गए। उसने एक ही वार से 6 राजास्तर डार्कबिस्ट को तुरंत नष्ट कर दिया था। बेशक आरव और भी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि महिला ने वास्तव में तलवार इंटेंट को समझा था। इसके अलावा यह तीसरे स्तर का तलवार इंटेंट था। प्रिय, तुम अद्भुत हो। इस बीच यामिनी नाम की महिला अचानक जोर से चिल्लाई और फिर वह विनीता नाम की महिला के पास भागी, इससे पहले कि उसने उसे जबरदस्ती गले लगा लिया। इसके अलावा उसने विनीता के गाल को भी चूमा। इस दृश्य ने तुरंत आरव को स्तब्ध कर दिया, जो अंधेरे में छिपा हुआ था। विनीता शर्मा गई। ठीक उसी समय जब वह कुछ कहने वाली थी तो आसपास के अग्निगर्जन शेर अचानक गुस्से से गरज उठे थे और फिर वे दोनों महिलाओं पर भयंकर तरीके से झपटे। जाहिर है उसके कार्यों ने इन राजास्तर डार्कबिस्ट को नाराज कर दिया था। इसके अलावा पूरी जमीन हल्के से कांपना शुरू हो गई थी। उसके बाद दूर से अचानक अनगिनत अग्निगर्जन शेर प्रकट हुए और फिर वे दोनों महिलाओं की ओर झुंड बनाकर भागे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उन दोनों की अभिव्यक्ति बदल गई। भले ही उनके पास अत्यंत जबरदस्त ताकतें थीं, न केवल उन्हें बल्कि एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ को भी ऐसे विशाल डार्कबिस्ट के झुंड का सामना करते समय अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ता। विनीता एक पल के लिए हिचकिचाई, इससे पहले कि उसने निर्णायक रूप से अपने बगल की महिला को पकड़ लिया, जो पूरी तरह से डर के मारे स्तब्ध हो गई थी, और फिर वह ऊपर कूद गई। जिस पल वह ऊपर कूदी, उसके कंधे पर गूढ़ ऊर्जा से बने शुद्ध सफेद पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई थी। ठीक इसी क्षण उसकी आंखों में एक बार फिर हिचकिचाहट की एक झलक दिखी और फिर उसने हल्की आह भरी। उसके बाद उसकी आकृति तेजी से भागी और कुछ सांसों के समय में वह उस जगह पर उतर गई जहां आरव छिपा हुआ था। जब उसने महिला को अचानक आते देखा तो आरव स्तब्ध रह गया। वह क्या करने का इरादा रखती है? ठीक उसी समय जब वह परेशान था, विनीता नाम की महिला ने अचानक उसका कंधा पकड़ा था और फिर वह आसमान में ऊपर उठी और दूर की ओर भागी। आरव ने नीचे जमीन पर डार्कबिस्ट के घने विस्तार को देखा, इससे पहले कि उसने अपने बगल की महिला को देखा, और फिर उसने पलकें झपकाईं। यह महिला मुझे बचा रही है? वह मुझे क्यों बचा रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई दयालु व्यक्ति मिला हो जो केवल कहानियों में मौजूद होता है? अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।